नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित किया। बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में मध्य पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और पेरिस ओलंपिक में गगन नारंग भारतीय दल के मिशन प्रमुख पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। रूस में मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार सरकार गठन के बाद प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 3 गुना ज्यादा ताकत के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व को डिजिटल लेन देन का सबसे भरोसेमंद मॉडल उपलब्ध करा रहा है और सामाजिक क्षेत्र की श्रेष्ठ नीतियों से नागरिकों का सशक्तिकरण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में जिस गति से विकास हुआ है, उसे देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस वैश्विक समृद्धि में नई ऊर्जा लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस ने कजान तथा येकातरिनबर्ग में नए वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज मॉस्को में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के छात्रों से मानवता और राष्ट्र के लिए अपने शिक्षा और ज्ञान का इस्तेमाल करने को कहा है। आज भुवनेश्वर में 13वें स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस संस्था के स्नातकों को बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने छात्रों को प्रेरणा देते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए देश के लिए प्रशंसा अर्जित करें। राष्ट्रपति मुर्मू पुरी में रथ यात्रा और अन्य समारोहों में हिस्सा लेने के लिए शनिवार से अपने गृह राज्य ओडिशा की 4 दिन की यात्रा पर है। वे आज शाम दिल्ली लौट आएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हाथरस भगदड़ मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। विशेष जांच दल ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि घटना के पीछे का प्रमुख कारण कार्यक्रम आयोजक की लापरवाही है। रिपोर्ट के आधार पर हाथरस जिले के जिला उपायुक्त, सीओ और तहसीलदार सहित 6 लोगों को निलंबित किया गया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया है। 2 सदस्यों वाले विशेष जांच दल ने यह भी कहा है कि हादसे में षड्यंत्र से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए गहन जांच की जरूरत है। कार्यक्रम आयोजक ने एकत्रित भीड़ के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी। इस दल ने घटनास्थल पर जाकर 2, 3 और 5 जुलाई को घटनास्थल पर जाकर 125 लोगों से पूछताछ कर रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सिकंदरा राव के जिला उपायुक्त, तहसीलदार, सर्किल ऑफिसर, एसओ और 2 अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोगात्मक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए अगले 5 वर्षों के प्रारूप पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण का
शिक्षा एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन भारत को एक ज्ञान महाशक्ति में बदलने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान और समावेशी पहुंच को सक्षम करने की कुंजी है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा और सभी भारतीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के माचेदी इलाके में कल आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ा संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और 5 अन्य घायल हुए थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि घने वन क्षेत्र में तलाशी दल के लिए हेलीकॉप्टर, यूएवी निगरानी, खोजी कुत्ते और मेटल डिटेक्टरों से सहायता ली जा रही है। कठुआ जिले के माचेदी, बटनोट, किंडली और लोहाई इलाकों में सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त दल घेराबंदी और तलाश अभियान चला रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हमले में 3 से 4 आतंकवादी थे, जिनमें ज्यादातर विदेशी थे। ये उसी समूह का हिस्सा है जो बसंतगढ़ हमले में शामिल थे, जिसमें पनारा गांव में 28 अप्रैल को मुठभेड़ में एक रक्षा गार्ड मारा गया था। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार वर्षा हुई। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और दक्षिण मध्य क्षेत्रों सहित पटना, सिवान, गोपालगंज, सारण, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर और नवादा जिलों में अगले 24 घंटों के लिए तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में आंधी तूफान और बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से वर्षा के दौरान घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र और प्रमुख नदियों में मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान मध्य, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के ऊंचाई वाले इलाकों, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 12 जुलाई तक तेज बारिश की स्थिति बनी रहेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने आज कहा कि रोजगार, शिक्षा और सहायक प्रौद्योगिकी दिव्यांग लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के 3 स्तंभ है। सुलभ और सहायक प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर छठे सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि नियोक्ताओं को दिव्यांग लोगों की श्रेष्ठ योग्यताओं का उपयोग करना चाहिए। उन्हें इन अवसरों को परोपकार नहीं समझना चाहिए। श्री अग्रवाल ने निजी कंपनियों को मौजूदा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के साथ सहयोग के नए तरीके तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सामग्री, सहानुभूति, करुणा और सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिकता की आवश्यकता का उल्लेख किया। प्रौद्योगिकी पर श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रौद्योगिकी न केवल अंतराल को पाटने का काम करती है, बल्कि ये नवाचार और उद्यमशीलता का अवसर भी प्रदान करती है। मीडिया से बातचीत में श्री अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए अवसरों को सुलभ बनाने के लिए सरकार के विभिन्न उपायों और पहलों की बात कही। पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत, भारतीय जनता पार्टी के शीतल अंगुराल और कांग्रेस पार्टी के सुरिंदर कौर के बीच है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 2012 ओलंपिक खेलों के पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के कांस्य पदक विजेता और 4 बार के ओलंपिक खिलाड़ी गगन नारंग को मिशन प्रमुख शेप द मिशन बनाया है। वे 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। गगन नारंग MC मैरीकॉम की जगह लेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा ने बताया कि मैरीकॉम के इस्तीफे के बाद उप मिशन प्रमुख गगन नारंग को स्वतः मिशन प्रमुख बनने का विकल्प मिला। डॉक्टर उषा ने घोषणा की कि 2 ओलंपिक पदक विजेता भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी PV सिंधु उद्घाटन समारोह में शरद कमल के साथ महिला ध्वजवाहक होंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज चेन्नई के
M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम 2020 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।